ठीक है, तो सम कॉमन फोर्स है, कुछ कॉमन फोर्स है जिसका कि हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना चाहिए। जैसे कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों कांटेक्ट में है, ए और बी दोनों कांटेक्ट में है, तो ए जो इस पर फोर्स लगाएगा बी पर, सेम अमाउंट में फोर्स बी ए पर लगा रहा है ना। तो जो उसके कांटेक्ट के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ए जिस ए बी पर जो फोर्स लगाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी ए पर फोर्स लगाएगा, तो इसलिए कांटेक्ट फोर्स हो गया। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो होते हैं परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सो ग्राउंड पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसमें दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स जो कि अर्थ लगा रही है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और दूसरा फोर्स ये टेबल पर पड़ा हुआ है, मान ले सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए। दूसरा फोर्स अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय जो टेबल के थ्रू, टेबल जो इस पर जो फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो इसी कारण से ये रेस्ट में है। और दूसरा पहला फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स mg, जो कि ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, अर्थ का सेंटर के कारण जो उस पर फोर्स लग रहा है। तो देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है सो हॉरिजॉन्टल लाई करता है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होता है, ग्राउंड के या किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स का ही एक टाइप है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि अभी जैसे ये ऑब्जेक्ट ये इस पर पड़ा हुआ है, तो इस पर फ्रिक्शन के कारण वो वहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। अब जैसे इस पर एक हम फोर्स अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होता है कि इसका ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो स्टॉप होता है, लेकिन ये परमानेंट और स्टॉप नहीं है। ये जब धीरे धीरे इसका मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का जो एक्सर्टेड पुश फोर्स लगा रहे हैं हम, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ने लगेगा और एक सर्टेन पॉइंट पर आएगा जहां पर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो, उसके बियॉन्ड, उससे ज़्यादा जब फोर्स लगाएंगे तो ये ए डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है, तो उसके कांटेक्ट के कारण जो फोर्स लगते हैं वही फ्रिक्शनल फोर्स है। अभी नेक्स्ट है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। तो स्प्रिंग, जैसे कि मान लेते कोई भी स्प्रिंग का हम एग्जांपल लेते हैं, है ना, यहाँ पर हुक कर देते हैं और ये स्प्रिंग है, ये यहाँ पर ए और यहाँ पर बी पॉइंट है, ठीक है, तो ये उसका नॉर्मल साइज है, ठीक है। तो इसमें अभी जब ये नॉर्मल साइज है, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स, है ना, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सपोज अब इसको आप स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करते दोनों साइड में, तो क्या होगा, जब स्ट्रेच करके थोड़ा देर रखते हैं तो इसमें एक फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सर्टेड, जो कि स्ट्रेच फोर्स होता है, उसके स्ट्रेच के कारण होता है, इसलिए स्ट्रेच फोर्स होता है। उसके दूसरा एग्जांपल लेंगे कि जब इसको हम पुश करते हैं तो, और पुश करके रखते हैं नॉर्मल साइड से ज़्यादा, तो ये कंप्रेस्ड हो जाता है, तो इसमें जो उसके कारण से जो उसमें फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग हो गए। तीसरे में होते हैं, मतलब नेक्स्ट होते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि मान लेते कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सो हैंग कर रहा है यहाँ पर, और ये हैंग फासन किया, मतलब कि उस पर बांधा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो फोर्स लगेगा इस पर F = mg, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन ये नीचे गिर नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये फैशन किया हुआ स्ट्रिंग के थ्रू। तो स्ट्रिंग में जो फोर्स लग रहा है ना, स्ट्रिंग में जो फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, ठीक है। अब वेट, तो जैसा हमने बताया अभी इस एग्जांपल में कि वेट क्या होता है कि
वेट जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण, जो अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ पुल करती है जिस एक्सेलरेशन से, उसके कारण से उसका वेट होता है अर्थ पर। तो F इज इक्वल टू mg है ना, वेयर m क्या है मास और g क्या है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि कोई भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उसमें अनवाइलेंस फोर्स चाहिए। ठीक है, लेकिन आज से बहुत पहले, आई मीन गैलीलियो से बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट था कि कोई भी बॉडी अगर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है तो उसको उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्पीड चाहिए। लेकिन गैलीलियो ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें फोर्स का कोई ज़रूरत नहीं है। नो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो गैलीलियो ये प्रूव कर दिए। अब कैसे प्रूव किए ये देखते हैं हम। तो इस बात को प्रूव करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक बॉल को इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग करवाए, मूव करवाए। ठीक है, मान लेते ये बॉल था और उसको इंक्लाइन प्लेन पर टॉप से लेके नीचे आया, तो यहाँ पर उसका स्पीड v था और जब वो आगे बढ़ा नीचे उतरने लगा तो इसका स्पीड v डैश हो गया। ठीक है, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इसका अपोजिट करा है। कुछ फोर्स लगा के कोई भी बॉल को उन्होंने क्या किया, यहाँ से मूव कराया। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो स्पीड था वो v था और यहाँ पर v डैश हो गया। और थर्ड एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि एक हॉरिजॉन्टल पाथ था, ना तो ये इंक्लाइंड है ना अप है या डाउन है। इसमें बॉल को कुछ इनिशियल फोर्स देके मूव करा के छोड़ दिए। ठीक है, और ये इस पॉइंट से उस पॉइंट पहुंचा और यहाँ पर उसका वेलोसिटी v है और स्पीड v है और यहाँ पर उसका स्पीड v डैश है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा पाया कि यहाँ पर जो उसका स्पीड था और यहाँ पर स्पीड था, इस दोनों में क्या था कि जैसे बॉल रोलिंग डाउन हुआ, नीचे आया, तो उसका स्पीड जो था v डैश वो ग्रेटर देन v, यानी कि यहाँ से बढ़ गया था स्पीड। दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि जब v डैश जो है, जो फाइनल स्पीड है, वो क्या हुआ, वो कम हो गया जब इंक्लाइन प्लेन पर टॉप अप गए तो। ठीक है, उसका स्पीड डाउन हो गया। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एज्यूम किया कि नो फ्रिक्शन ऐसा सरफेस था जिसमें कि फ्रिक्शन नहीं है। तो ये क्या किया, यहाँ पर पाया कि v इज इक्वल टू v डैश। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड तब बढ़ेगा जबकि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगेगा। ठीक है, इस केस में क्या है कि बॉडी जो है सो सेम वेलोसिटी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि इसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सिमिलर काइंड का एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किए कि सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया। सिंपल पेंडुलम में क्या था कि एक स्ट्रिंग से एक पेंडुलम को टाई कर दिया, बांध दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि इसको एक सर्टेन हाइट पर, एक ये ऊंचाई पर इसको बॉल को यहाँ पर लाए और फिर उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद क्या हुआ कि ये जो है सो सेम हाइट पर यहाँ तक गया और फिर वहाँ से वापस आ गया। यहाँ पर एक मोमेंट के लिए स्टॉप हो गया और फिर वहाँ से वो रिवर्स डायरेक्शन में वापस आया। ये प्रोसेस देखा। फिर उन्होंने क्या किया कि एक हेमिस्फीयर से ये एक्सपेरिमेंट किए और
कोई बॉल को रोल करके एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाथ में यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है, और यहाँ पर एज्यूम किया कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो ये बॉल जैसे जैसे नीचे गया और यहाँ पर जब ये हॉरिजॉन्टल पाथ पर मूव करने लगा तो इसका स्पीड यहाँ के बाद जो है, यहाँ तक तो स्पीड बढ़ गया, यहाँ के बाद क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक या लॉन्ग डिस्टेंस तक उसका स्पीड में कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ, स्पीड में नो चेंज हुआ, नो चेंज, मतलब स्पीड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर वो सेम बॉल अगर मूव लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करता रहा, इससे ये निष्कर्ष और कंक्लूजन हुआ कि जब तक इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, इसका ये जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल पाथ पर मूव करते रहेगा। गैलीलियो का ये एक्सपेरिमेंट जो है सो फ्यूचर में एक न्यूटन के लिए एक इम्पोर्टेंट वरदान साबित हुआ।